स्टूडेंट्स, आज आप लोग स्टडी करेंगे अवयवों के सहखंडज और व्युत्क्रम। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इस टॉपिक का, इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं और फुल क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और ये एडजॉइंट है। एडजॉइंट क्या होता है आप समझिए कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय आप डिटरमिनेंट पढ़ रहे हो, बीच में आ रहा है मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट इन फॉर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट, तो कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैट्रिक्स के क्वेश्चंस भी डिटरमिनेंट में आएंगे। तो हाँ, हम आपको ये कह रहे थे कि एडजॉइंट निकाला कैसे जाता है। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो प्रत्येक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकाल लीजिए, कोफैक्टर निकाल लीजिए। ये क्या है, कोफैक्टर हैं। सी क्या है, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सहखंड है। क्या है, सहखंड, ठीक है। सहखंडज नहीं है, सहखंडज जो होता है यानी एडजॉइंट, उसको एडजॉइंट कहते हैं, और सहखंड यानी कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर जो ये सी है, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ये सब का कोफैक्टर। से A11 का कोफैक्टर मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। A11 कोफैक्टर क्या होगा, ये और ये कैंसिल करने के बाद ये जो कैलकुलेशन आएगा वो होगा। A12 को कोफैक्टर होगा, ये कैंसिल करने के बाद ये जो आएगा। इसी तरीके से 9 कोफैक्टर आपको निकाले गए हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये। अब जैसे इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसके एलांग कॉलम और ये रो हटा दीजिए, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसका कोफैक्टर आएगा, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर आप पढ़ चुके हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। तो ये कोफैक्टर्स हैं। अब कोफैक्टर का जब आप ट्रांसपोज कर देते हो, कोफैक्टर क्या कर देते हो, ट्रांसपोज कर देते हो, तो यही वैल्यू एडजॉइंट ए कहलाता है। मतलब कोई मैट्रिक्स ए था, तो इसका एडजॉइंट क्या होता है, ईच एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। ये कोफैक्टर क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1 क्या कहता है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या ये ए इंटू एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। ये जब जैसा सिंबल यहाँ लिखा हो, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। मॉड ए नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे। तो डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी आता है। तो इस चीज़ को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपको प्रूफ भी कर सकते हैं, या कोई आप लेट कर सकते हैं मैट्रिक्स ले करके, स्क्वायर मैट्रिक्स ले करके, और इसको आप प्रूफ करिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने भी ऐसे ही किया है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो भी अभी इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने ये मान रखा था, ये ए ले लिया, ये जो उसका एडजॉइंट टर्म आया था वो ले लिया, यहीं दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मैट्रिक्स ए है, ये एडजॉइंट ए है। फ्रॉम एबव रिजल्ट हमने लिख भी दिया है, फ्रॉम एबव रिजल्ट। ये क्या है, उसका एडजॉइंट है, एडजॉइंट पार्ट है इसी ए का। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट, ये आपको आश्चर्य करने वाला बात हो सकता है कि भाई चलो ये ए ले लिया, एडजॉइंट ए ले लिया, फिर ये कहाँ से आ गया, ये चीज़ आपको समझाना है हमें। तो ये यहाँ आना, ये सब जीरो आना, ठीक है। तो अगर अभी के लिए भी हम समझा रहे हैं आपको, तो अगर ये देखा जाए तो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए आपने मैट्रिक्स से कॉमन ले लिया। तो जब मैट्रिक्स से कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो होल कॉमन होता है, तो ये कुल मिला करके ए कॉमन हो गया, और ये बचा क्या, 1 1 1, मतलब आइडेंटिटी बची। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। लेकिन आपके मन में ये भी एक प्रश्न अब भी आ रहा होगा कि भाई ये कैसे यहाँ डिटर्मिनेंट आ गया, ये कैसे यहाँ से जीरो आ गया। तो इसी के समाधान के लिए हम यहाँ एक नोट लिख रहे हैं, ज़रा ध्यान से इसको पढ़िएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि इन इक्वेशन 3 आपका यहाँ पर है कि भाई ये कैसे, अदर दैन डायगोनल प्लेस आर जीरो, मतलब ये डायगोनल प्लेस के अदर क्या है, जीरो है। आपके लिए तो दो क्वेश्चन है, भैया डायगोनल प्लेस पर डिटर्मिनेंट ए कैसे आया और अदर प्लेस पर जीरो कैसे आया, ठीक है।
तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है, आप उसको ध्यान से सुनिए। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑब्लिक कॉलम, चाहे रो का हो चाहे कॉलम का हो, आर मल्टीप्लाइड विथ को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज जीरो। मतलब यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो उनका योग क्या होता है? शून्य होता है। बहुत छोटे में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना हो, ये डिटरमिनेंट यहाँ लिया गया है, सपोज जैसे ये है, मान लीजिए आपकी डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है, A11 है, A12 है, A13 है, 21 है, 22 है और 23 है, 31 है, 32 है और 33 है। अब ये भी जो हमने आपको ये रीड किया है, ये चीज़ जो रीड किया है वो समझाने जा रहा हूँ। इसमें आपने क्या पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट्स को, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स को इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम, कोई भी रो लीजिए या कोई भी कॉलम लीजिए, मल्टीप्लाइड, ये किससे मल्टीप्लाइड हो? विथ को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो, मतलब उस रो को छोड़ करके कोई अन्य रो आप ले लीजिए, ठीक है, वो रो में भी या कॉलम में भी, तो उसका सम क्या होगा? जीरो होगा। मतलब अगर आप यहाँ A11 ले लीजिए, ठीक, A11 का मल्टीप्लाई इस रो को छोड़ दीजिए, अब चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, यही तो ले सकते हैं, दो ही तो हैं, इसके अलावा क्या है? दो ये हैं। तो मान लीजिए आप ये ले लीजिए, तो को फैक्टर ऑफ, यहाँ क्या लिख दीजिए? को फैक्टर ऑफ A31, मतलब A11 लिया फिर इसका को फैक्टर लिया, ठीक, प्लस A12 लिया इंटू को फैक्टर ऑफ A32, को फैक्टर ऑफ A32 प्लस A13 लिया इंटू को फैक्टर ऑफ A33। इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा जीरो आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे, इवेलुएट करेंगे, ज़रूरी नहीं इसी पर करें, आप कोई भी 1 2 3 4 क्वेश्चंस एग्जांपल्स लेकर के भी करेंगे तो भी ये रिजल्ट जीरो आता है। ये प्रूव्ड है, ये थ्योरम है, ये प्रूफ है ये, तो ये हमेशा जीरो आता है। इसका और भी हम एप्लीकेशन आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी, इसीलिए। अच्छा, अब एक बात, दूसरी बात, ये तो आप समझ गए होंगे कि सर ये अचानक यहाँ जीरो आ गया, ये कैसे? तो ये देखिए, जब आप यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो A11 का मल्टीप्लाई इससे आप करोगे, ज़रा ध्यान समझिएगा। A11 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? C11 से। C11 एक्चुअल में क्या है? को फैक्टर ऑफ A11 है। C11 क्या है? को फैक्टर ऑफ A11 को, A11 को फैक्टर क्या होगा? यही तो होगा। अब दूसरा देखिए, A12 का मल्टीप्लाई C12 से करेंगे, तो ऐसी स्थिति में C12 क्या है? A12 का को फैक्टर है, तो A12 को को फैक्टर में A13 का मल्टीप्लाई C13 में लेंगे, C13 इसका को फैक्टर आप ले लीजिए, सॉरी A12 को फैक्टर ये कैंसिल हो गया, तो ये होगा। और इसी तरीके से लास्ट A13 जब आप लेंगे, A13 तो इसका को फैक्टर क्या होगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब ये ज़रा फिर से इसको समझिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई रो का मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इसी कॉलम से तो होना है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रूल तो यही है ना, ये मल्टीप्लाई इसी के साथ तो होता है, ठीक है। अब इसी पर आप ज़रा फोकस करिए, यही मैं मल्टीप्लाई करके आप दिखा रहा हूँ। A11 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? A11 इंटू C11, ठीक, प्लस तो लगाएंगे ही, मल्टीप्लाई का रूल होता है। एक एलिमेंट तभी बनता है जब ये आप कंप्लीट करते हो। A12 का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हो? C12 के साथ करते हो, फिर प्लस लगाना ही पड़ेगा, प्लस रूल ही है ये मल्टीप्लिकेशन का। A13 का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हो? C13 के साथ करते हो, ठीक। अब ये जो पूरा आता है वो आपका ये पहला वाला टर्म बनता है, यहाँ पर लिखा जाता है A11। अब आप बताओ ये पूरा वैल्यू क्या डिटरमिनेंट A के इक्वल नहीं आ रहा है? अब देख लो, चेक कर लो, डिटरमिनेंट A के इक्वल नहीं आ रहा है, डिटरमिनेंट के इक्वल आ रहा है। क्यों भाई? A11 लिया फिर इसका को फैक्टर लिया, यही C11 उसका को फैक्टर ही तो है, ठीक। A12 लिया फिर इसका को फैक्टर लिया, इसका को फैक्टर C12 ही तो है। और A13 लिया फिर इसका को फैक्टर लिया, इसका को फैक्टर ये आपका C13 इसका को फैक्टर ही तो है। जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हो
तो डिटर्मिनेंट ए ही तो आया। यही प्रोसेस ये तीनों के साथ होता है, इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और बाकी सबके साथ भी होता है। लेकिन ये जो जीरो आने की प्रक्रिया है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, इस थ्योरम पर बेस्ड हो रहा है, उसके करेस्पॉन्डिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जा रहा है। और जब डायगोनली एलिमेंट्स की का सीक्वेंस आ रहा है तो पूरा डिटरमिनेंट वैल्यू के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो हो, उसको सिंगुलर कहते हैं। इसको अव्युत्क्रमणी भी कहा जाता है। नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणी, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरम और आता है। थ्योरम क्या है, इसको थ्योरम कम रूल मैं कह सकते हैं। यहाँ पे थ्योरम कम है लेकिन रूल ज़्यादा है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इस तरीके से नॉन सिंगुलर हों और उनके ऑर्डर भी सेम हो तो ए बी करिए चाहे बी ए करिए वो भी नॉन सिंगुलर होगा और सेम ऑर्डर का होगा। ठीक, इसी तरीके से थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, अगर दो डिटरमिनेंट्स का इंटू दो डिटरमिनेंट ए बी हैं तो उनको आप डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझे रहिए, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। अब इतना जानने के बाद बीच में जो आपका स्टेप चल रहा था, जो आप सॉल्व कर रहे थे कि भाई एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी होता है, इसी चीज़ को फिर से कंटिन्यू किया तो एक रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, ऐसा लिख लिया, यही है आपका मैट्रिक्स चल ही रहा है 3/3 का। तो जब आप दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लेते हैं, डिटरमिनेंट लेने में क्या है, डिटरमिनेंट लगा दिया दोनों साइड में, मैट्रिक्स को हटा करके क्या लगा दिया, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट के रूल को ये फॉलो करेगा। डिटरमिनेंट का रूल क्या कहता है कि ए कॉमन करेंगे तो एक रो में से कॉमन होगा, दूसरे रो से ए कॉमन होगा, तीसरे रो से ए कॉमन होगा, तो डिटरमिनेंट ए का होल क्यों मिल गया आपको। और यहाँ डिटरमिनेंट को हम फिर इस रूल से सेपरेट कर सकते हैं जो अभी यहाँ पर पढ़े हैं कि अगर डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई हो, प्रोडक्ट हो, तो उनके रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर ये क्या किया, द प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, इनको सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से एक डिटरमिनेंट कैंसिल हो जाएगा, एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। इससे एक रूल मिलता है कि अगर किसी स्क्वायर में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर क्या हो, n हो, तो उनका एडजॉइंट डिटरमिनेंट का एडजॉइंट उनके डिटरमिनेंट के ऑर्डर के एक पावर से कम वैल्यू में प्राप्त होता है ना। किसी मैट्रिक्स A का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट उनके डिटरमिनेंट के ऑर्डर के एक पावर कम के इक्वल होता है। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से थ्योरम नंबर 4 को हम समझना चाहिए हमको कि इन्वर्टिबल अगर है तो इसमें इस थ्योरम नंबर 4 में ये बताया गया है कि किस तरीके से आप इन्वर्स को निकालते हैं। तो थ्योरम नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, फाइंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इन्वर्टिबल क्या होता है आप जानते हो, प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हो इन्वर्टिबल होता क्या है। ए बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी को इन्वर्टिबल कहते हैं। यहाँ बी क्या होता है, इन्वर्स ऑफ ए, बी सेट टू बी इन्वर्स ऑफ ए। अगर हम इनका डिटरमिनेंट ले लें दोनों साइड में तो आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 1 आता है। इसको हमने क्या किया, रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट में सेपरेट कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये डिटरमिनेंट क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, दिस गिव्स बाई जब ए बी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि ये नॉन जीरो है, तभी तो ऐसा आएगा। इस रिजल्ट से भी ये पता चलता है कि ये नॉन सिंगुलर है। अब इसी रिजल्ट को हम जो आपका रिमार्क थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, उसमें यूज कर देंगे। दिस इज़ थ्योरम नंबर 1 में यूज कर देंगे। तो अब अगर हम इसको B मान लें तो ए बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, लेकिन इस आइडेंटिटी में सिर्फ A यहाँ से हमें क्या करना होगा, ऑपरेट करना होगा, हटाना होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें इधर A को, तो आपका जो रिजल्ट है कुछ इन्वर्टिबिलिटी का रिजल्ट शो करता है, ए बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, इन्वर्टिबल की सारे कंडीशन को ये पूरा करता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, बी को क्या कह सकते हैं, इन्वर्स ऑफ ए। बी को क्या कह सकते हैं, इन्वर्स ऑफ ए। तो यहाँ बी को हमने ये माना है तो बी इक्वल टू ए इन्वर्स।
ठीक है, तो इस तरीके से ए इनवर्स का रिजल्ट हमें मिल गया 1/A टू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट कल हम बताएंगे और आगे पढ़ाएंगे इसके आगे क्या है, एक्सरसाइज है और अच्छी एक्सरसाइज है। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो आपको और ना समझ में आ रहा हो तो हम आपको पर्सनल भी पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसके लिए SB क्लासेस बाय विनोद सर से संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9473565373। तो ये है, तो आप लोग स्टडी करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।